हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि कुछ टॉपिक आज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो से बेनिफिट मिले, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस चैनल पर आपको सीटेट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही अदर टीचिंग एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो अगर चैनल आपको यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। बालक का विकास परिवर्तनशील होता है जो गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दो रूपों में होता है। बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। किसका? गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। आंसर में आपका 3 गुणात्मक के भाग दे रखे होंगे, गुणात्मक परिवर्तन का जो अंग होगा और एक जो है नहीं होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। पहले बालक का विकास परिवर्तनशील होता है, कहने का अर्थ है कि विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास का प्रारंभ जो है ये गर्भाधारण से ही हो जाता है और गर्भाधारण से लेके मतलब गर्भ से कब्र तक की अवस्था बोली जाती है, अर्थात गर्भ से मृत्यु तक की ये अवस्था होती है। जो गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दो रूपों में होता है। मतलब गुणात्मक कहने का अर्थ है कि जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसको हम माप तौल नहीं सकते, लेकिन परिमाणात्मक कहने का अर्थ है जो हमारे शारीरिक विकास में देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हमारी लंबाई, हमारा वजन, जिसको हम माप सकते हैं। बालक का जो विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। तो देखते हैं, सीखने की क्षमता में परिवर्तन। सीखने की क्षमता में परिवर्तन जो है ये हमारे व्यवहार में देखेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, मतलब हम संवेगों पे हमारे नियंत्रण, ये भी हमारे जो है व्यवहार में ही देखने को मिलेगा। शैशवावस्था में जो बच्चा है अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वो अपने संवेगों पर, उसका गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, खुशी हुआ, गम हुआ, इन सब पर जो है वो अपना नियंत्रण करना सीख जाता है। शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन। शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन। अगला देखते हैं, भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। भाषा को सीखने की क्षमता में भी परिवर्तन जो है बच्चे का हर एक अवस्था में अलग अलग होगा। शैशवावस्था में बच्चे की जो भाषा है इतनी अच्छे से इसका विकास नहीं हो पाता है। देखेंगे हम जब जन्म से मतलब 2 वर्ष तक होता है तो बच्चा शब्दों को जोड़ जोड़ के मतलब एक सेंटेंस बोलना, टूटा फूटा सेंटेंस बोलना स्टार्ट करता है। फिर वो जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसका जो है उसको जो है स्कूल एज उसकी शुरू होती है, तो वो उसके अंदर जो है भाषा का विकास होता है, वो लोगों के साथ अंतः क्रिया करता है, तो उसके भाषा में जो है विकास देखने को मिलता है। तो भाषा को सीखने की क्षमता में भी परिवर्तन हमें हर अवस्था में अलग अलग देखने को मिलती है। शरीर के भीतरी अंगों में इसको हम माप सकते हैं, तो ये हमारा जो है गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं हुआ, क्योंकि शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन इसको हम जो है देख सकते हैं। हम इसको पता लगा सकते हैं कितना हमारे परिवर्तन, हमारे शरीर के जो अंग है कितने डेवलप हुए, कितने इसमें शरीर के अंग कितने विकसित हुए। तो इसका ये जो है हमारा आंसर थर्ड जाएगा, ये हमारे गुणात्मक परिवर्तन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में मनोवैज्ञानिक ने गिरोह की अवस्था अर्थात गैंग एज कहा है? तो ये आपका शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो गैंग एज जो बोला गया है ये उत्तर बाल्यावस्था को बोला गया है। उत्तर बाल्यावस्था जो है ये आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है स्कूल में जाना प्रारंभ करता है, वो पीयर ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। तो इसे जो है एक स्कूल एज भी बोला, इसको एक और नाम दिया जाता है स्कूल एज अर्थात गैंग एज। तो ये जो है उत्तर बाल्यावस्था। बाकी क्यों नहीं होंगे? शैशवावस्था। शैशवावस्था बच्चा जो है घर पे ही रहता है, तो इतना उसको कुछ वो पता नहीं होता है, वो अपने घर के वातावरण में रहता है। पूर्व बाल्यावस्था, इसको जो है पूर्व बाल्यावस्था को भी कई नाम दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था जैसे इसे प्ले एज बोला जाता है, प्री गैंग एज बोला जाता है, प्री स्कूल एज भी बोला जाता है। ये गुड्डे गुड़ियों का खेल की आयु वाला एज कौन सा होता है? वो पूर्व बाल्यावस्था होता है। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो बाकी किशोरावस्था, किशोरावस्था को जो है एक बहुत ही अच्छा नाम दिया जाता है तनाव व तूफान की अवस्था। तो जब तनाव और तूफान की अवस्था पूछा जाए तो वो किशोरावस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में बहुत शारीरिक रूप से बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है और बच्चे में जो है वो तनाव की एक अवस्था भी मतलब तनाव भी ला देता है, तो इसलिए उसे तनाव और तूफान की अवस्था बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डिस्ग्राफिया से संबंधित है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया गणित संबंधित विकार, लेखन संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी विकार या भाषा संबंधी विकार। तो हमारा जो डिस्ग्राफिया है वो पढ़ने से संबंधित विकार होगा। आपका इसमें जो है बच्चे को पढ़ने से संबंधित डिस्ग्राफिया जो है ये लिखने से संबंधित विकार है, लिखने से संबंधित। कैसे? आप ग्राफिया शब्द से ही समझ जाना, जहाँ पे ग्राफिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्राफिया मतलब हम कुछ ग्राफ, कुछ लिखते हैं, कुछ ड्राफ्ट बनाते हैं, तो वो हमारा क्या है, लेखन से संबंधित हो जाएगा। और अगर गणित संबंधित विकार, बाकी के भी समझ लीजिए, गणित संबंधित जो विकार हैं ये हम इसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन से संबंधित जो हो वो गणित संबंधी विकार। और पढ़ने से संबंधी विकार जो है ये डिसलेक्सिया, लेक्सिया, जिसमें लेक्सिया आए वो पढ़ने से संबंधी विकार। भाषा संबंधी विकार, ये भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये जो है आपका कौन सा, डिस्फेजिया, ये हम उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। भाषा संबंधी विकार जो है डिस्फेजिया, और इसको और एक बोलते हैं बोलने में समस्या जिसमें होती है, तो इन दोनों को ही जो है डिस्फेजिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। कहीं ना कहीं सही है। इससे अधिगम सरल हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि उसको पहले से आती है। यह बौद्धिक विकास में सहायक है, या इससे बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। देखो ये बौद्धिक विकास में सहायक है, ये तो हम नहीं बोल सकते कि बस मातृभाषा ही पढ़ाओ, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज एक समय के लिए हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, लेकिन टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए नेटिव लैंग्वेज को हम एक हेल्प के रूप में बच्चे के लिए एक वातावरण दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मतलब ये बौद्धिक विकास में सहायक होगी। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे बेहतर जो आंसर होगा, वैसे फर्स्ट इसमें आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा या फोर्थ, तो जो इनमें से सबसे अच्छा मतलब बेहतर आंसर जाता है, जो विस्तार पूर्वक जो एक ही लाइन में बोल दिया गया है, इसमें होगा इसमें बच्चे को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। मतलब अगर हम बच्चे को उसकी मातृभाषा, उसके एग्जाम्पल जो है उसकी मातृभाषा से लेकर टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाएं तो इससे बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कैसे? जैविक विकास का परिणाम, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम, या अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय, आत्म उन्नति का माध्यम। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जाता है। भाषा क्या होता है? हमारे अनुभवों को प्रकट करने का एक उत्तम माध्यम होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी परक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के बारे में जो है चिंतन जो प्रारंभ करता है तो वो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, अर्थात ये हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और इससे जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था का नाम भी दिया जाता है। बाकी क्यों नहीं होंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अगर बोला जाता कि अमूर्त तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो ये जो है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जो कि 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। तो नेक्स्ट जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है हमारी ये जो है हमारी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और संवेदी परक जो है इसमें बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसे जो है इंद्रियजनित गामक अवस्था भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मैन ने साबित किया है कि प्रतिभाशाली बच्चे वयस्क होने पर मानसिक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो जैसे जैसे बड़ा होगा तो मानसिक रोगों के प्रति अति संवेदनशील हो जाएगा, ये हमारा वैसे ही गलत है। बौद्धिक स्तर परीक्षण में औसतन वयस्कों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं। कोई भी किसी प्रत्येक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से जो है अलग अलग इनमें विभिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो ये बराबर अंक प्राप्त करते हैं, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट, युवा काल के दौरान सफल रहते हैं और लेकिन वयस्क काल के दौरान अपनी संभावनाओं तक पहुंचने में असफल रहते हैं। एक इसमें एक टारगेट करके बोल दिया गया है कि युवा काल में वो सफल ही रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति युवा काल में जो है जो प्रतिभाशाली है वो सफल रहे और वयस्क काल में जो है वो अपनी संभावनाओं तक पहुँचने में असफल रहता है। ये हम किसी चीज़ का रिजल्ट ऐसे नहीं बता सकते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। बिल्कुल सही। जो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हम प्रोफेशन चुने तो उसमें जो है हम सफल होते ही हैं, तो हमारा आंसर जो है 4 जाएगा। नेक्स्ट,
स्वतः शोध प्रणाली समस्या को हल करने का वह उपाय है जो स्वतः शोध प्रणाली मतलब खोज प्रणाली तो प्रयत्न त्रुटि उपागम का उपयोग करता है, अनियमित खोज रणनीति का उपयोग करता है, या किसी समस्या को हल करने की पूरी गारंटी देता है, या विकल्पों की संख्या को घटाता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए अनियमित खोज रणनीति का उपयोग करता है अनियमित रूप से, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। विकल्पों की संख्या को घटाता है, बिल्कुल नहीं। शोध प्रणाली जो है ये हमारे विकल्पों की संख्या घटाता नहीं है, बढ़ाता है। नेक्स्ट, किसी समस्या को हल करने की पूरी गारंटी। कभी भी किसी भी चीज़ की हम किसी की भी गारंटी नहीं दे सकते कि इस स्टेज पर ऐसा होता है या इसका रिजल्ट यही होगा, तो ये गारंटी देना ये हमारा नेगेटिव जाता है। तो लास्ट बचा जो है प्रयत्न त्रुटि उपागम का उपयोग करता है, मतलब प्रयास और त्रुटि अपना प्रयास एवं त्रुटि का जो आपका अभ्यास है, एक तरह से जो खोज प्रणाली में प्रयत्न करता है, गलतियाँ करता है, इस तरह से जो है वो अपने उपागम का उपयोग करता है। तो हमारा आंसर जो है एक जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप इसको जो ऑप्शन में देखिए कि क्या नहीं हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की विशेषताओं में शामिल है सृजनात्मकता की विशेष सृजनात्मक बालक मतलब कि जो क्रिएटिव होते हैं, जो बच्चे जो सृजनात्मक क्रिएटिव होते हैं, तो सृजनात्मकता की विशेषताओं में शामिल है अभिसरण या लचीलापन, लिंग भेद या कठोर व्यक्तित्व के कारक। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं ये बहुत ही मतलब सवाल जवाब करने वाले बालक होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बहुत ही खुरापाती होते हैं, तो ये इनमें जो है लचीलापन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बालक जो सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उदाहरण के लिए आज्ञा न मानना आदि के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, तो इसमें कौन सा होगा? उसे आदेश देना बंद कर दिया जाए, बिल्कुल भी ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते कि वो गलत करते रहे और हम उसे मना ना करें। उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान न दिया जाए, बिल्कुल नहीं। उस पर काफ़ी दबाव डाला जाए जिससे वह कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों की तरह आज्ञा का पालन करना से। बच्चे पर हम कभी भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालते हैं। उसे प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर ले। उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर ले। इसका फोर्थ आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम बच्चे में हम उसको आदेश देना बंद भी नहीं कर सकते और उसके व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर उसको हम नकार भी नहीं सकते और ना ही उस पर हम दबाव डाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ आंसर जो बेहतर है कि उसके कार्य की जो भी मतलब वो कार्य करता है जो सही है उसको गलत है उसको ये बताएं और उसके कार्य की प्रशंसा भी करें ताकि वो अपने सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करते चले जाए। जो व्यवहार उसका सही हो उस पर उसकी प्रशंसा की जाए। तो ये नहीं कि गलत है तो गलत को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत होगा। तो इन चारों में से हमारा जो है फोर्थ आंसर बहुत ही सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? तो शिक्षण में शिक्षार्थियों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना, प्रत्येक शिक्षार्थियों को मनमानी करने की छूट देना या प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। शिक्षण में शिक्षार्थियों का पूर्ण सहयोग लेना मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बालक को केंद्र में रखा जाए, उसको इन्वॉल्व किया जाए, उसे जो उसके साथ उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसका पहला जाता है शिक्षण में शिक्षार्थियों का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए। नेक्स्ट, मानव बुद्धि में आनुवांशिकता की भूमिका से संबंधित सर्वोत्तम संक्षिप्त कथन का निष्कर्ष है। आनुवांशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय करती है, आनुवांशिकता जो है बुद्धि की निचली सीमाएं तय करती है। बुद्धि व्यक्ति के आनुवांशिक गुणों से लगभग पूरी तरह से संबंधित है या मातृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर के अंकों में पितृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर का अंकों की अपेक्षा अधिक समानता होती है। ये तो पूरी तरह से गलत है फोर्थ। नेक्स्ट जो है ऊपरी सीमाएं निचली सीमाएं, ये भी हमारा गलत जाएगा। थर्ड जो है हमारा आंसर सही होगा। बुद्धि व्यक्तित्व के आनुवांशिक गुणों से लगभग पूरी तरह से संबंधित होती है, मतलब जो आनुवांशिक गुणों से हमें बहुत कुछ जो है हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो ये आंसर जो है हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षार्थी जो प्रत्येक प्रश्न के मूल भाव को पढ़कर बहुविकल्पीय परीक्षा दे रहा है, वह प्रथमतः विकल्पों को देखे बिना ही सही उत्तर चुन रहा है और उसके बाद उत्तर से संबंधित निकटतम विकल्प चुन रहा है। अर्थात वह क्या कर रहा है? तो वह जो है
स्वतः शोध, खोज एवं विश्लेषण परक बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, या एक आदर्श समाधान का उपयोग कर रहा है, या प्रतिनिधिक समस्या समाधान का प्रयोग कर रहा है, या वह एल्गोरिथम खोज प्रणाली रणनीति का उपयोग कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो बच्चा इसके अंदर हम देख रहे हैं कि प्रश्न के मूल भाव को पढ़कर बहुविकल्पीय परीक्षा दे रहा है, प्रथम विकल्पों को देखे बिना ही सही उत्तर चुन रहा है, और उसके बाद जो उत्तर से संबंधित निकटतम विकल्प मतलब स्वतः शोध, खोज और विश्लेषण परक बुद्धि का वो प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्यतः सिद्धांतों की ओर होता है। किसमें? चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर। तो वो निगमनात्मक या आगमनात्मक, अपसारी या अभिसारी। तो इसमें आप देखिए कि चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर, इसका आंसर जो होगा हमारा आगमनात्मक जो विधि होगी वो आगमनात्मक चिंतन होगा। क्यों? क्योंकि आगमनात्मक चिंतन में जो है हम इसमें जो है हम पहले उदाहरण देते हैं और फिर उसके बाद जो है हम उसका नियम बताते हैं। आगमन शब्द से ही समझना कि बाहर से आया हुआ, बाहर से हम क्या लेते हैं? उदाहरण। और उदाहरण हमारा हर एक का एक स्पेसिफिक उदाहरण होता है, एक विशिष्ट उदाहरण होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट से सामान्य, मतलब पहले हम उदाहरण देंगे फिर उसके नियमों को बताएंगे, सामान्य सिद्धांतों पर जाएंगे। तो इसमें हमारा आगमनात्मक होगा। अब इसको बाकी समझ लीजिए। निगमनात्मक चिंतन क्या होता है? निगमनात्मक चिंतन में जिसमें पहले नियम बताया जाता है, नियम पहले बताया जाएगा, उसके बाद जो है उसके उदाहरण दिए जाएंगे। अपसारी और अभिसारी। अपसारी मतलब जो बच्चे अप होते हैं, इस वर्ड से समझिए। अप मतलब सृजनात्मक, जो क्रिएटिव, जो बहुत ज़्यादा खुरापाती बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये सृजनात्मक बच्चों के लिए अपसारी चिंतन होता है। और अभिसारी मतलब अभी जो है वो मतलब प्रतिभाशाली। ये जो जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा जो है सवाल जवाब नहीं करते, तो ये प्रतिभाशाली जो है अभिसारी में आता है। सृजनात्मक बच्चे अपसारी में आते हैं। और अगर विशिष्ट से सामान्य सिद्धांतों की ओर जाना हो, विशिष्ट से मतलब हमारा एक कोई इसी से समझिए कि आगमन मतलब बाहर से आया हुआ मतलब हम जो उदाहरण हमारा विशिष्ट होगा। हम कोई भी उदाहरण लेंगे बाहर से तो वो हमारा एक स्पेसिफिक उदाहरण होगा, हमारा स्पेसिफिक एग्जाम्पल होगा, उसके थ्रू जो है हम बच्चों को नियम तक ले जाएंगे। तो आगमनात्मक जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता बालकों में द्विभाषी क्षमता डैश के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होती है। तो सामाजिक सहिष्णुता, संज्ञानात्मक वृद्धि, बौद्धिक उपलब्धि या ये सभी। तो इसके अंदर जो है हमारा यहाँ पे बहुभाषिकता की बात की गई है। बच्चा अपने मदर टंग के साथ साथ एक और द्विभाषिकता दूसरी जो है सेकेंड लैंग्वेज सीखता है, तो इससे हमारे संज्ञान में विकास होगा। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन जो है आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। मेरा मोटिव यही है कि आपको जो टॉपिक है क्लियर कर सकूँ। तो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कैसा लगा ये भी बताइए, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।